भूताग्नि, लिखिए, भूताग्नि। भूताग्नि, अग्नियों का यह समूह एकरूप में रहता है। सबसे लार्जेस्ट फैक्ट्री और सबसे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? यकृत। एकरूत। ठीक है, इससे क्या बोला जाता है? शरीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री, है ना? इसी पे सारा खेल होता है। ओके। लार्जेस्ट फैक्ट्री एकरूत यानी लिवर सबसे ज्यादा रोल अदा करता है, तो ये लिवर करता है। अग्नियों का यह समूह एकरूत में रहता है। 5 महाभूतों के आधार पर ये अग्नियां भी 5 है। भौमाग्नि, भौमाग्नि यानी क्या हो गई है? भौम यानी पृथ्वी, भौम, भौमाग्नि एक किससे रिलेट कर रही है? पृथ्वी महाभूत से। ठीक है। आप्य अग्नि, मैंने आप्य का महत्व क्या बताया था आपको? आप्य यानी क्या होता है? पानी। पानी, गुड। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखा करो। ठीक है, तो पानी, जलाग्नि। अभी जल और अग्नि कैसे है आपस में? जल और अग्नि आपस में कैसे है? विरुद्ध। संगीता मैडम, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो। जल और अग्नि आपस में कैसे है? विरुद्ध है। विरुद्ध है, सही। तो मुझे एक बात बताओ, जो विरुद्ध हो सकते हैं तो उसमें, जैसे जल अग्नि को शांत करता है, एकदम शांत करता है, अग्नि को बुझा देता है जल, तो जल में अग्नि कैसे हो गई? ये तो क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था। ये तो क्वेश्चन आपके बनते हैं, तथा मैं ही इनको क्लियर करवा रहा हूँ, है ना? क्योंकि आप मुझे सवाल पूछते ही नहीं, प्रॉब्लम यहाँ होती है ना? देखो, अग्नि ऐसे होती है क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो छुपाया गया है। अग्नि को शांत करता है यस यस पानी, लेकिन बिजली को उत्पन्न करता है पानी। राइट सर। यस यस ठीक, अंडरस्टैंड? तो अग्नि है यस यस। पानी में, ध्यान में रखो। चलो लिखो, आग्नेय अग्नि। नेक्स्ट है आग्नेय अग्नि। आग्नेय अग्नि, इसकी हीलिंग में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एकदम जबरदस्त तरीके से इसकी जरूरत हमें पड़ती है हीलिंग में। ठीक है, तो आग्नेय अग्नि यानी क्या? अग्नि महाभूत का जो अग्नि होता है उसको बोलेंगे आग्नेय अग्नि। ये अग्नि बहुत तीक्ष्ण होती है। मान के चलो आपने एनर्जी फॉर्म बना लिया, या आपके एनर्जी पोर्टल में अग्नि बना दिया और सामने वाले की तरफ थ्रो भी करते हो ना, तो फिर ऐसे ही इंसान भी दाहा हो जाता है, दाहा। ठीक है, दाहा यानी क्या होता है? पित्त को क्या बोलते हैं? दाहा होना। पित्त बढ़ता है तो क्या होता है? दाहा होता है। तो उसके शरीर में क्या होती है? दाहा पैदा हो जाती है। पेन। हाँ जी, दाह बोले तो पेन ना सर? जलन, 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 दाहा जल। यानी हाँ जलन। जल। इतना तीक्ष्ण होता ओके ओके। है ना? तो जलन, जैसे एसिड डालते हैं तो एसिड जब गिरता है धोखे से तो कैसा जलन होता है ना? तो उसी तरह जैसा पित्त है तो वो एक एसिडिक फॉर्म में होता है, इसीलिए जलन पैदा करता है। ओके। ठीक है, तो हीलिंग में भी जब कोई व्यक्ति एक भौमाग्नि बनाता है और किसी के ऊपर डिस्टेंस में प्रयोग करता है, तो उसके शरीर की क्या होती है? आग होती है, तथा वो नहाने के लिए उत्सुक होगा, नहाने के लिए सोचेगा। लोग बोलेंगे अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ये कैसे हो गया? लेकिन उसके शरीर में क्या बढ़ेगा? हीट बढ़ेगा, एक मिनट। बहुत ज्यादा हीट बढ़ेगा उसके शरीर में, बहुत ज्यादा पित्त के जैसे चकत्ते भी आ सकते हैं लाल कलर के।
है ना, उसके शरीर में खुजलाहट भी हो सकती है, उसके शरीर में एकदम वो बहुत अलग सा उसको लगेगा और वो फिर बेचैन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो ये भौमाग्नि होती है। इसीलिए ठीक है। जब भी आप किसी की हीलिंग करते हो तो हीलिंग कैसे होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। चक्रा कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। हालांकि ये पूरा विषय बहुत डिटेल्स है ना, ये हीलिंग का पर्पज ही बहुत डिटेल्स है, वो यहाँ उसका इंक्लूड नहीं है। लेकिन मैं आपके अनुभव के लिए बताता हूँ, क्योंकि आप ये हो कि मेरी ओबी क्लास कभी एक समय पे इंटरेस्ट पैदा होता है तो आप वो भी करते हो, तो फिर को रिलेट होता है। मैं समझाता हूँ पूरी तरह से। ठीक है। अभी आपने आग्नेय अग्नि किया, अभी वायव्य अग्नि, वायव्य अग्नि। ठीक है, वायु यानी वात, वात महाभूत यानी वायु महाभूत। ठीक है, वायवाग्नि। और पांचवी अग्नि है आकाशीय अग्नि। ये अग्नियां जठराग्नि द्वारा खंड खंड में किए गए खाद्य पदार्थों को शरीर के अनुरूप सजातीय रस में परिवर्तित करती है। इसमें प्रत्येक अग्नि खाद्य रस में पाए जाने वाले भूमि, जल आदि महाभूतों से अपने अपने महाभूत के अंश का पाचन करती है और शरीर के अनुरूप महाभूतों में परिवर्तित करती है। इस प्रकार एकीकृत पाचन तंत्र में विद्यमान अग्नियों की सहायता से भोजन की 5 श्रेणियों में बांट जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले अपने अपने महाभूत मिलकर उसका क्या करता है, शोषण करता है, पोषण करता है, उसका पोषण करता है। यहां तक कि आपने क्या समझा, भूताग्नि यस। का मतलब ये नहीं है तंत्र मंत्र में से कोई भी भूत उठा के लाओ तथा उसको अग्नि से जला डालो, ये वाला वो मीनिंग नहीं है। इससे भूत का मतलब होता है, भूताग्नि का मतलब होता है पंचमहाभूत, है ना। नहीं तो कोई जो यूट्यूब की लिंक देख रहा है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो लोग क्या समझेंगे, अरे कोई भूताग्नि है, भूत है और उसको अग्नि ने घेर लिया है तथा भूताग्नि, ऐसा उसका मीनिंग मत लो। तथा आपको समझाने के लिए जो अभी एग्जांपल लिया तो आप इससे अंडरस्टैंड कर लेना कि भूताग्नि यानी पंचमहाभूत से बनाए निर्माण हुई वाली अग्नि यानी भूताग्नि। ठीक है। ओके सर। अभी धात्वाग्नि, नेक्स्ट है धात्वाग्नि। धात्वाग्नि में लिखिए, अग्नियों का यह तीसरे प्रकार का समूह है, तीसरे प्रकार का समूह है। जठराग्नि और भूताग्नि का सहायता से 5 भूतों के रूप में परिवर्तित हुआ अन्न रस, कौन सा रस, अन्न रस, अब धात्वाशयो रस वह रक्त वह आदि स्रोतों में पहुंचता है। ठीक है, अपने अपने स्रोतस होते हैं। ठीक है, तो वहां पहुंचता है और यह वहां विद्यमान अग्नियां इसका पुनः पाचन करती है। एक बार जठराग्नि से क्या निकला, अन्न रस बन गया, और अभी अन्न रस का क्या बन रहा है, धात्वाग्नि से अपना अपना खुद का एक रस बन रहा है। ठीक है, ये फिल्टरेशन चालू होगा अभी, ये अपनी अपनी प्रोसेस करेंगी सारी चीजें, है ना। इसे यह अन्न रस रस रक्त आदि धातुओं में बदल जाता है, क्योंकि धातु संख्या में 7 है, अतः इनकी अग्नियां भी 7 है। रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदोग्नि, अस्थिग्नि, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि महिलाओं में रजोग्नि पाचन क्रिया करती है। तो इसके परिणाम स्वरूप धातुओं के पोषण के साथ साथ कुछ मल पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। अभी मान के चलो, जितने बार छानोगे, जितने बार फिल्टर करोगे, उतने बार तो कुछ ना कुछ बड़ा पदार्थ वहां से निकलेगा ना। उसी तरह हर हर अग्नि का भी एक एक स्वरूप होता है, उसमें भी कई मल पदार्थ बाहर निकलते हैं, है ना।
धात्वाग्नि के मंद होने से संबंध धातुओं की वृद्धि और तीव्र होने पे उनका क्षय होता है। ठीक है, उनका क्षय और वृद्धि कैसे होता है? धात्वाग्नि मंद हो गई, धात्वाग्नि मंद हो गई तो क्या होगा? उनकी वृद्धि होगी। तथा धात्वाग्नि बढ़ गई तो उनका क्या होगा? क्षय होगा। है ना? धात्वाग्नि मंद होने से संबंध धातुओं की वृद्धि और धात्वाग्नि तीव्र होने से उनका क्षय होता है। इस प्रकार उपरोक्त तीन प्रकार की अग्नियां से भोजन के पाचन की प्रक्रिया को संक्षेप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। जब भोजन मुंह में पहुंचता है तो जीवा और कंठ से लाला स्त्राव यानी लार, सिलाइवा इसमें मिल जाता है, जिससे भोजन का स्वाद का ज्ञान होता है। यहाँ से भोजन कहाँ पहुंचता है? आमाशय में। कहाँ पहुंचता है? आमाशय में। कितने आशय होते हैं? मैंने पहले ही बोला था आपको, पहले ही बता के रखा हूं मैंने, कितने आशय होते हैं बोलिए, है ना? ठीक है, तो आपने लिखा होगा। तो आमाशय में पहले पहुंचता है और वहां से आमाशय से तरल और स्निग्ध रस मिलने से ठोस पदार्थ, ठोस भोजन तरल झाग वाला मुलायम और स्निग्ध बन जाता है ना? उसका क्या होता है? उसमें प्रोसेस होने लगता है। तथा वो कैसे बनता है? रस मिलने से ठोस भोजन तरल झाग वाला मुलायम और स्निग्ध बन जाता है। पाचन इस प्रकार इस प्रथम अवस्था में झाग युक्त कफ और मधुर रस से उत्पन्न होता है। उसके बाद तदनंतर आमाशय में पित्त के प्रभाव से विदाह, पित्त के प्रभाव से क्या होता है? विदाह। ठीक है, के कारण आम्ल रस का उत्पन्न होता है, पित्त से आम्ल रस का उत्पन्न होता है। इसके बाद यह अपदका आहार रस ग्रहण की छोटी आंत का ऊपर वाला भाग से होता हुआ पक्वाशय में पहुंचता है। ठीक है, अभी कहाँ पहुंचेगा? पक्वाशय हाँ में। पढ़ते है ना? पक्वाशय किसका स्थान है? मैंने आपको बताया था, पक्वाशय किसका स्थान है? आमाशय किसका स्थान था? कफ का। जठर। कफ का। पक्वाशय किसका स्थान है? वात का। तथा पित्ताशय किसका स्थान बताया था मैंने? पित्त का, अग्नि का। है ना? तो याद रखा करो, ये चीज है ना, मैं रिपीट और कहीं से भी क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं, आपको सारी चीजें बताते आनी चाहिए। इसका आप समझ में आता है कि आप उतने इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। है ना? ये सारी चीजें मैं तो आपको बताता हूँ, लेकिन इसको आपको आंसर देते आना चाहिए ना, जैसे भी क्वेश्चन करता हूँ। है ना? पेशेंट को क्या बताएंगे आप? पेशेंट को भी बताते आना चाहिए। पेशेंट को समझाना है, काउंसलिंग करना है उसको पूरी तरह से। आप नोट्स देख देख के या फिर ऑडियो सुन सुन के नहीं बताने वाले हो। है ना? इसीलिए मैं एक एक सारी चीजें क्लियर कट करता हूँ, इसीलिए मेरे जैसा टीचर आपको कहीं नहीं मिलता। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे स्टूडेंट बोलते हैं। है ना? सही बात है कि नहीं है? मेरे जैसा आपको कोई ट्रेनर मिलेगा क्या? नहीं सर, नहीं सर। है ना? तो ये मैं हाँ नहीं सर। बिल्कुल। बोलता, ये मैं बोलता ही नहीं, ये मेरे स्टूडेंट बोलते हैं, फोन फोन कर करके बोलते हैं। है ना? तो ये आपकी भाग्य है, तथा आप बहुत लकी पर्सन है कि मेरे सामने बैठे। है ना? तो क्रॉस करते रहता हूँ, आपको याद दिलाते रहता हूँ, तथा आपके क्वेश्चन ही भी मैं ही पूछता हूँ। है ना? जो नहीं पूछ सकते आप लोग, उसका भी क्वेश्चन मैं बना के मैं ही उसका आंसर देता हूँ। ठीक है, तो पक्वाशय में पहुंचता है। फिर अन्न कहाँ पहुंचता है? पक्वाशय में। तो जठराग्नि समान वात और पाचक पित्त के साथ अपना कार्य करती है, और पाचक पित्त आहार रस के जलीय अंश को पूरी तरह से सोख लेता है। इससे आहार रस ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पिंड कहते हैं। अब क्या कहेंगे? पिंड कहेंगे। किसको कहेंगे? जो जलीय अंश को सोखता है और उसको आहार रस को ठोस रूप में परिवर्तित करता है, उसको क्या बोलते हैं? पिंड। अभी मान के चलो, इसका एक फॉर एग्जांपल दूं क्या? एक आसान तरीके से समझाओ क्या? अन्न तो हो गया, अन्न का पहले क्या हुआ था? तरल पदार्थ से मुलायम बन गया था, यानी आटे की लोई बन गई थी। ठीक है, आटे की लोई को आपने बहुत मसला, बहुत उसको वो कर दिया, तो उसका क्या बनता है? एक पेड़ा बन जाता है ना? एक गोलाकार बना लेते हो। रोटी बनाने के, रोटी बेलने के पहले एक गोलाकार बनाते हो ना,
तो उस तरीके से ठोस पदार्थों के जैसा एक पिंड बन जाता है, तथा उसको क्या बोलते हैं, उस पदार्थ को, उस अन्न को पिंड। ठीक है, तो पिंड कहते हैं। इस अवस्था में कटु रस, अभी कटु रस, अभी आयुर्वेदा में कटु रस यानी कड़वा नहीं होता, ध्यान में देना, थोड़ी एक नोट डाउन करने वाली बात है। कटु रस आयुर्वेद में तीखा होता है हाँ ना। कटु रस और वात की उत्पन्न होता है। ठीक है, या कटुरस, कभी यहाँ कंफ्यूजन होता है, कटुरस का कड़वा भी मीनिंग होता है, कड़ू का तीखा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा अपने अपने सोच से, अपने ज्ञान से उस शब्द को वहां लगाना चाहिए। यहाँ भोजन दो भागों में विभक्त होता है, दो भागों में इसका डिवाइडेशन होता है। एक भाग इधर होता है, एक भाग इधर होता है, दो भागों में विभक्त हो जाता है ना, बढ़ जाता है दो भागों में। पहला सार या प्रसाद भाग। सार या प्रसाद भाग यानी ये शरीर के उपयोगी तथा धातु के उपयोगी भाग। दूसरा आहार किट्ट भाग, यानी ये एक तरीके से मल की स्वरूप में आ गया, हाँ ना। आहार किट्ट भाग, भोजन का जो भाग ठीक प्रकार से पच जाता है और तलर रूप में होता है, वही सार भाग कहलाता है। यही सार भाग शरीर की पहली धातु रस भी है, और जठराग्नि के कारण मधुर और स्निग्ध हो जाता है। यही धातु अगली धातुओं का पोषण करता है। यदि जठराग्नि मंद है तो उपरोक्त खाद्य रस का पाक ठीक प्रकार से नहीं होगा, और यह मधुर रस होकर कटु और आम्ल खट्टा होगा, तो यही क्या बनेगा, आमरस बनेगा। और ये क्या कहलाता है, आम कहलाता है। क्या कहलाता है, आम। ठीक है, और ये जो विषैला और रोग कारक होता है, हमने क्या देखा था पहले जब दोष देख रहे थे, उसमें लिखा है ना, आम तथा निराम, गया है? कानों से ये शब्द गया है आपके, दोषों को, दोषों के रोग और दोषों की फिर वो स्थितियां देख रहे थे, तो ये आम शब्द गया है कि, हाँ सर। हाँ सर। हाँ गए सर। है ना। तो उस तरह जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो रिलेट करते हैं सारी चीजों में, क्योंकि शरीर का ज्ञान होता है और शरीर एक होता है हमारा, तो आम कहलाता है, जो कि विषैला और रोगकारक होता है। भोजन का दूसरा भाग जो ठीक प्रकार से पचता, किट्ट या असार कहलाता है। इसमें ठोस भाग पुरीश के रूप में तथा द्रव्य भाग मूत्र के रूप में परिवर्तित होकर पक्वाशय के निचले भाग में एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, इस स्थिति में एक पांच भूताग्नि की प्रक्रिया आरंभ होती है। ठीक है, अभी जठराग्नि के बाद में भूताग्नि की प्रक्रिया चालू होती है। यह खाद्य रस विद्यमान अपने अपने महाभूत पर प्रतिक्रिया करके उन्हें शरीर के सजातीय द्रव तत्वों में परिवर्तित कर देती है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति, पृथ्वी महाभूत का शोषण पोषण होता है। अब यह आहार रस धातु के रूप में रस वह स्रोतों के माध्यम से शरीर में भ्रमण करता है। ठीक है, इस प्रकार यह पोषक द्रव्य के रूप में सभी अंगों में पहुंचता है, जिसमें सात धातुओं के पोषक तत्व मूल रूप में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, धात्वाग्नि की प्रक्रिया फल स्वरूप प्रत्येक धातु के साथ एक विशेष सार अंश की भी उत्पत्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं, ओज कहते हैं। ओज को मैंने बताया था, ठीक है, ओज को मैंने क्लियर करवाया था। ओज किससे बनता है, हाँ ना, सार भागों से ओज बनता है। धातु के सभी सार भाग से क्या बनता है, ओज बनता है। शुक्र धातु के नेक्स्ट धातु भी कहा जाता है, आठवीं धातु भी कहा जाता है, तथा उसे उपधातु भी कहा जाता है। ठीक है, हमने देखा है, वो भी क्लियर हो चुका है वो भी, है ना। तो ओज कहा जाता है, इसका संक्षिप्त परिचय मैंने पहले ही आपको दे दिया है। भोजन की इस संपूर्ण पचन क्रिया में पित्त का विशेष महत्व है। पित्त का क्या है, विशेष महत्व है। यही कारण है कि बहुत से आयुर्वेदिक विद्वान पित्त और अग्नि को एक ही तत्व मानते हैं। वैसे सातों धातु अग्नि में पाचक पित्त के अंश की क्रियात्मक रूप में ही होते हैं, जो धात्वाग्नियों को उनके कार्यों में मदद करते हैं। अग्नि में पित्त के अतिरिक्त अन्य गुण भी पाए जाते हैं, जिससे भोजन के पाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है।
इस खाद्य रस पर सातों धात्वाग्नियों की प्रतिक्रिया होती है, जिससे 7 अलग अलग धातुओं का निर्माण होता है। 7 धातुओं का अलग अलग निर्माण होता है। इन धातुओं के मूल रूप में 3 भाग माने गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अणु। ठीक है, स्थूल, सूक्ष्म, अणु और मल। स्थूल पहला, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा मल। इनमें से स्थूल भाग उसी धातु का पोषण करता है, सूक्ष्म भाग अपने अगली धातु का निर्माण करता है तथा उससे उत्पन्न मल पदार्थ उसी मल पदार्थ का पोषण करता है। इस प्रकार प्रत्येक धात्वाग्नि प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी न किसी मल पदार्थ या उत्पादन का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए खाद्य रस का सार भाग जो रस धातु है, उस पर जब रस धात्वाग्नि प्रतिक्रिया करती है तो स्थूल भाग रस धातु का पोषण करता है, सूक्ष्म भाग रक्त धातु का निर्माण करता है और मल भाग कफ यानी बलगम, थूक आदि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अन्य धात्वाग्नि की प्रतिक्रिया से भी ऐसी प्रक्रिया चलती है जो कि मैं अभी बता रहा हूं उस तरीके से, है ना। धात्वाग्नि का उपधातु क्या होता है? धात्वाग्नि का उपधातु क्या होता है? स्तन्य और आर्तव। मैंने रिकॉर्डिंग में बताया है तथा आपकी क्लास में भी उसको एक्सप्लेन किया है ना। तो ये रस धातु का उपधातु है, स्तन्य और आर्तव। इसका पोषण किससे होता है? रस धातु से होता है तथा निर्माण सूक्ष्म भाग द्वारा रक्त धातु क्या होता है? सूक्ष्म भाग द्वारा क्या निर्माण होता है? रक्त धातु। और मल पदार्थ से क्या उत्पन्न होता है? कफ। क्या उत्पन्न होगा? कफ। सेकंड लिखिए, रक्त धातु। रक्त धातु से क्या उत्पन्न होता है? उपधातु, है ना। सीरा और कंडरा। सीरा और कंडरा, इसका पोषण जो स्थूल भाग द्वारा होता है उससे क्या बनता है? रक्त धातु। तथा उससे सूक्ष्म भाग द्वारा क्या निर्माण होता है? मांस धातु, है ना। और इसका जो मल पदार्थ है वो क्या कहलाता है? पित्त। पित्त कहलाता है, पित्त। लिखिए, पित्त। नेक्स्ट है मांस धातु। मांस धातु का उपधातु है वसा और त्वचा, है ना। तो इसका जो पोषक स्थूल भाग द्वारा निर्माण होता है उसका क्या निर्माण होता है? मांस धातु। तथा सूक्ष्म भाग द्वारा निर्माण होता है मेद धातु। और जो मल पदार्थ है वो कान, नाक का मल। ठीक है। मेद धातु से उपधातु क्या बनता है? स्नायु। और उसका स्थूल भाग द्वारा क्या पोषण होता है? ठीक है, मेद धातु। तथा निर्माण सूक्ष्म भाग द्वारा क्या होता है? अस्थि धातु। और मल क्या होता है? स्वेद। अस्थि धातु का उपधातु यहाँ नहीं दिया है। पोषण होता है अस्थि धातुओं से, अस्थि धातु का पोषण होता है। और निर्माण सूक्ष्म भाग द्वारा मज्जा धातु होता है। और इसका मल है केश, लोम और नखून, नख। छठवां धातु है मज्जा धातु। मज्जा धातु का पोषण स्थूल भाग द्वारा होता है, उसका पोषण मज्जा धातु का ही मज्जा धातु। तथा निर्माण सूक्ष्म भाग द्वारा निर्माण होता है उसका शुक्र धातु। और इसका मल है नेत्र का मल, त्वचा का स्नेह, ए है ना। मल क्या है? नेत्र मल, त्वचा का स्नेह। शुक्र धातु से शुक्र धातु का पोषण होता है। ठीक है। तथा शुक्र धातु का उपधातु ओज कहलाता है, या उसको आठवीं धातु भी बोल सकते हैं। लेकिन शुक्र से कोई उपधातु नहीं है और उसका कोई मल नहीं होता, वो प्रसाद स्वरूप होता है। अभी लिखिए आम रस। आम रस जठराग्नि या धात्वाग्नि में किसी भी अग्नि के मंद होने से आमाशय और ग्रहणी में स्थित अन्न रस पूरी तरह से पचता नहीं है, तो वह अपक्व रस आम रस कहलाता है। यह आम रस विषाक्त होने से शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण बनता है, क्योंकि जब अन्न रस अपक्व या आमरस के रूप में रहता है तब वह शरीर सजातीय तत्वों के रूप में नहीं बदल पाता तथा शरीर के
धातु आदि तत्वों को मिल नहीं पाता। यह स्रोतों में ठीक प्रकार से गति न कर पाने के कारण शरीर में विभिन्न अंगों में, जैसे फुफ्फुस, हृदय आदि अन्य आश्रय स्थान में इकट्ठा हो जाता है। प्राय शरीर की चार बड़ी गुहाओं, मस्तिष्क, छाती, उदर और बस्ती के जुड़े हुए अंगों में, विशेष रूप में उदर गुहा में किसी अंग में इकट्ठा हो जाता है। वहां अजीर्ण आदि विभिन्न विकार पैदा कर देता है। यह अन्य दोषों के साथ मिलकर किसी दूसरे अंग में पहुंचकर वहां तात्काल रोग की उत्पत्ति करता है। जैसे तमक श्वास, धात्वाग्नियों की दुर्बलता। जब आम अपक्व रस धातु उत्पन्न होती है तो उसे अगली धातु का पोषण नहीं होता। इस प्रकार अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। प्राय सभी रोग किसी न किसी रूप में आम दोष से ही उत्पन्न होते हैं। अतः रोग का एक नाम आमय भी है, तथा रोग का एक नाम क्या है? आमय। आमय भी एक रोग का नाम है। इस आम दोष का कुप्रभाव पाचक अग्नि पर पड़ता है, जिससे पुनः भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। अपक्व अन्न रस स्रोतों में रुकावट पैदा कर देता है। यह आम दोष व धातुओं का आश्रय लेकर शरीर में भी कहीं पे भी संचित हो सकता है। वो जो कमजोर अंग है उनमें आम दोष के संचय अधिक संभावना होती है। ठीक है, ये आमदोष है। आमदोष विकार उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है, तथा इसको क्या कहता है? आमय भी कहता है। ठीक है, दो रोगों का एक नाम क्या है? आमय। ठीक है, साम रोगों का दोषों के लक्षण, साम रोगों या दोषों के लक्षण। ठीक है, श्वेत, मूत्र आदि के स्रोतों में रुकावट, बल की कमी, शरीर में भारीपन, वात का ठीक रूप से संचार न होना, आलस्य, अधिक थूक या बलगम आना, पुरुष आदि मलों का विसर्जन कम मात्रा में या बिल्कुल विसर्जन न होना, अरुचि, थकान आदि लक्षण किसके हैं? साम रोगों या दोष के लक्षण हैं। इसके विपरीत स्रोतों की शुद्धि आदि लक्षण निराम रोगों के दोषों के हैं। जैसे कि पहले बताया कि पाचन शक्ति की कमी के कारण ही आम दोष की उत्पत्ति भी होती है। जिस स्रोतों में आम या मल पदार्थ एकत्र होने से रुकावट पैदा हुई है, तो यदि उसी स्रोत के पाचक रस या अग्नि को अधिक सक्रिय कर दिए जाते हैं तो इन आम आदि पदार्थों को भी धातु या परिवर्तित किया जा सकता है, अथवा मल पदार्थों का निकास हो सकता है। आयुर्वेद की सभी औषधियों में इस प्रकार के द्रव्य मिलाए जाते हैं, जिनसे विभिन्न स्तरों पर इन पाचक अग्नियों को तीव्र किया जा सके। वमन, विरेचन आदि संशोधन क्रियाएं भी स्रोतों के अंदर एकत्र हुए आम मल पदार्थों आदि को बाहर निकालकर उन्हें स्वच्छ करती है। इससे अग्नियां ठीक प्रकार से कार्य करने लगती है। ठीक है, जब अपचन होता है तो विरेचक द्रव्य लेके हम टॉयलेट वगैरह के माध्यम से अपना मल त्याग देते हैं, तथा वमन के अनुसार उल्टी करके हम अपने मल को त्याग देते हैं, है ना। तो ये ही अग्नियों को एक प्रकार से ठीक कराती है। छोटी आयु बाल्यावस्था में अग्नि तीव्र होती है, परंतु बालपन के कारण आहार मात्रा कम होती है। जो जो आयु बढ़ती है वैसे वैसे युवावस्था तक अग्नि तीव्र हो जाती है। फलस्वरूप पाचन एवं चयापचय क्रिया भी अच्छे प्रकार से होते रहती है, जिससे शरीर में आकार और शक्ति में वृद्धि होती है। साधारण 40 वर्ष की आयु तक अग्नि तीव्र रहती है। 40 से 60 वर्ष के तक क्षीण की स्थिति में रहती है। 60 वर्ष के पश्चात अग्नि की शक्ति में अधिक कमी आने लगती है, जिससे शरीर को पूरे पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते। परिणाम धातुओं में क्षीणता आने लगती है, शरीर कमजोर होने लगता है और मल पदार्थों का निर्माण भी अधिक मात्रा में होता है। व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से निर्बलता अनुभव करता है। इसे ही जरावस्था या वृद्धावस्था कहा जाता है। रसायन चिकित्सा द्वारा यही प्रयत्न किया जाता है कि पाचक अग्नियों और रसों में क्रियाशीलता बनी रहे और वृद्धावस्था में होने वाले रोग से बचा जा सके। ठीक है, यहाँ तक कि आपका अग्नि का पोर्शन कंप्लीट होता है। अभी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, है ना। अग्नि यहाँ कंप्लीट होता है।
मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। आप इसको रिपीट करिए, है ना। अभी आपने तो लाइव अपना टाइम निकाल के नोट्स निकाला, इसको अपने कानों से श्रवण किया तथा समझा भी, है ना। तथा मैंने आपको इनबिल्ट कर दिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आप इसको भूल नहीं सकते, आप इसको रिकॉल करेंगे, ये आपको आता है, 101% आता है। अभी ये आप किसी के सामने प्रेजेंट भी कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। लेकिन आप इसको एक बार मनन चिंतन पठन करो, सुनो, बार बार सुनो, है ना। इसके कारण क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ते रहेगा तथा आपको बहुत अच्छे से आपके शब्द पकड़ में आएंगे। और क्या होगा इससे शब्द पकड़ आने में, जब आप किसी की काउंसलिंग करेंगे तथा अपने मुंह से अपने आप निकलते जाएंगे, है ना। शब्द शब्द एक शक्ति होती है, ज्ञान ग्रहणता होती है, और ये आपके अंदर में समाती है ना। तो यहाँ तक कि आपके कोई क्वेश्चन है क्या? यहाँ तक कि आपके कोई क्वेश्चन बनते हैं क्या? नहीं सर। ऊपर से नहीं सर। ऊपर से मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ सर। अपने का नहीं पूछ रहा हूँ, सर। से आपके कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्या? बोलिए बोलिए। सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ। हाँ सर। आपने जैसे बोला कि बाल्यावस्था में अग्नि कैसी रहती है, देखो, युवा अवस्था में कैसी रहती है, 40 के बाद में। हेलो सर। हाँ तो 40 देखो के बाद जब, में ये अग्नि बंद हो जाती है। हाँ समझाता हूँ समझाता हूँ। देखो, अग्नि बाल्य अवस्था में तीक्ष्ण होती है, लेकिन जब बच्चे की यस। खाने की मात्रा है वो कम होती है, इसलिए पचन भी बहुत अच्छा होता है तथा शरीर में शक्ति का संचार अच्छा होता है, और उसमें बल वृद्धि होती है, शरीर का आकार बढ़ता है, आयुमान की बढ़ोतरी होती है ना। तीक्ष्ण अग्नि होने के आवाज। बावजूद भी खाना जो है वो कैसे होता है, कम होता है। आगे उम्र बढ़ती है, तरुण अवस्था आती है, यानी जवानी आती है, मध्य अवस्था आती है, तो अग्नि कैसे होती है, मंद हो रही है ना। अग्नि का क्या होता है, विषम अग्नि की तरफ जा रही है, पचन को ठीक तरीके से नहीं कर रही है, तथा उसको किस तरीके से मंद की तरफ जा रही है। और आप खाना भी खाते हो, मंद अग्नि करने का प्रभाव क्या है, अग्नि को आप खाना खाकर बुझा रहे हो, उसको पूरी तरह से फूलने नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो अपने हम्म। उम्र के हिसाब से काम कर रही है। वही और तो। जब, हाँ, जैसे आपने मान के चलो एक अग्नि प्रज्वलित है, उसके ऊपर डालते ही गए डालते ही गए डालते ही गए, तो वो क्या हो जाएंगी, धुआं का स्वरूप आ जाएगा। अग्नि तो है लेकिन वो बुझ जाएंगी तथा धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और विकार निर्माण होंगे, हम्म। है ना, प्रदूषण निर्माण होगा। लेकिन जैसे अग्नि बढ़ रही है तो वहां से धुआं निकलना बंद हो जाता है, अग्नि प्रज्वलित होती है तथा चीजों को भस्म कर देती है। उसी तरह अन्न पाचन क्रिया होती है, और अग्नि तीव्र होनी चाहिए तथा उसको सम अवस्था में रखना हमारा कर्तव्य है। और जब हमारी उम्र बढ़ती है, हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं, तो अग्नि कैसी होती है, मंद होती है, अग्नि मंद होते चली जाती है, कब का प्रभाव बढ़ जाता है, और फिर हमारा डाइजेशन कैसे होता है, प्रॉपर नहीं होता, जिसके कारण क्या होते हैं, वृद्धावस्था में रोग निर्माण होते हैं। ठीक है, समझ में रोग आया निर्माण यहाँ तक के? और मल जाता है। यहाँ तक के समझ में आया? यस सर, बिल्कुल सर। तो आपका आयुर्वेद का पोर्शन जो है वो आप समझ गए हैं, बहुत अच्छे से समझ गए हैं। हम और कल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, है ना। आगे किस तरीके से बढ़ना है वो हम सोचेंगे, है ना। आपके अनुसार ही चलना है। मैं तो अपना सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, 101%, है ना। लेकिन आप अपने राय मुझे बताइए, है ना, आपकी एक्शन क्या है, आप कितना इस नॉलेज को बेनिफिट ले रहे हो, आप आगे इसमें प्रैक्टिस कितना कर पा रहे हो, तथा इससे आप क्या बेनिफिट्स लोगे, है ना। ये आप मुझे प्रोसेस बताइए, आप मुझे अपने तरीके से समझाइए, ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। आपकी थिंकिंग एक अच्छी थिंकिंग होनी चाहिए, ना कि वही घिसी पिटी। घिसी पिटी थिंकिंग के साथ कुछ नहीं बढ़ने वाला। लेकिन आप अपने थिंकिंग को बदलाएंगे तो आप जमाना बदल सकते हो, है ना। लोगों को ठीक करने में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत आपको लोग नवाजते हैं, बहुत पूछते हैं, बहुत आप सेवा करते हो, लोगों की धैर्य देते हो, धीर देते हो, साहस बढ़ाते हो, क्षमता आपकी है ना। कैपेसिटी किसकी है, ये आपकी है।
आप ही वो एंजल्स हो, आप ही वो जादू की पुड़िया हो जो लोगों को धैर्य और स्मृति की अच्छे रख कर उनका प्रज्ञा पराग दूर करते हो, उनके बुद्धि के दोष दूर करते हो, तथा उनमें स्थिरता लाते हो, तथा उनमें स्वस्थता प्रदान करते हो। ये क्वालिटी किसकी है? एक क्वालिटी आपकी है। हाँ, तो मुझसे जितना आप जो पूछना चाहते हो वो पूछिए। मैं आपको टाइम देने के लिए रेडी हूँ, मैं आपको नॉलेज देने के लिए रेडी हूँ, आपकी हर सहायता करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं कल अपने सही समय पे, है ना, 9 बजे। तो आज इतना ही, थैंक यू। चलो, गुड गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू। नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू।